Well, in the last class we have discussed what do we call it? The bank as a financial intermediary, and we have seen what does the direct and indirect finance means. And today we are supposed to start with something called money creation, or you can say the general model of money creation, or you can say the money multiplier. All right. So today we'll try to understand the money creation process. See, the topic is the topic to discuss is money creation. You can say, or simply, if you might have heard this term that the what do you call it? Money multiplier. Money multiplier. Well, see, I hope my voice is audible to everyone. Hello, is my voice audible? Is the screen visible to all of you? Hello. All right. So today we'll proceed with the concept of money multiplier or credit creation. Now this is the important concept, as what have been observed in the past years, that the question from this part of this unit have been asked frequently. फ्रिक्वेंटली इस यूनिट वन के इस टॉपिक से फ्रिक्वेंटली एक तरीके से क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल की फॉर्म में है वो आता है। तो आज हम एक दो न्यूमेरिकल कर भी देखेंगे, ठीक है, और उसके पीछे के कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हम लोग करेंगे। इज दैट ओके? हेलो, ठीक है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आर स्टिल जॉइनिंग। So rules of the class are same. Let me remind you once again. Everyone is supposed to mark his or her attendance in the chat box with his name and the roll number. All right. The rules of the class are same. First, I will deliver whatever I want to deliver. All right. Afterwards, I will take your questions in regard to the topic that have been discussed. In that case, you are supposed to ask your queries and questions, whatever you want to ask in regard to the topic we have covered, or otherwise if anything else you want to know. All right. So we will start with the money multiplier. Look, मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या है? देखो, सिंपल सी बात है कि जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो ये कहता है कि जो मनी सप्लाई है, एक होता है मनी सप्लाई विद पब्लिक। तो जो मनी सप्लाई विद पब्लिक है वो क्या है? M इज इक्वल्स टू C प्लस डी है। वो क्या है? M इज इक्वल्स टू C प्लस डी होता है। यानी कि जो भी क्या कहते हैं कि एक तरीके से जितना भी करेंसी डिपॉजिट्स विद पब्लिक है और जितना भी डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक है, ये क्या हो गया? करेंसी डिपॉजिट विद पब्लिक, करेंसी डिपॉजिट विद पब्लिक, और ये कहलाता है डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद बैंक्स। ठीक है, ये कहलाते हैं डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद बैंक्स, और यू कैन से द बैंकिंग सिस्टम। कि बैंकिंग सिस्टम में पब्लिक के पास पब्लिक का पैसा बैंक के पास कितना है और कितना उसमें क्या कहते हैं कि करेंसी की फॉर्म में। तो ये एक्चुअल में कहलाती है मनी सप्लाई विद द पब्लिक।
ठीक है भाई। तो जब बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का या मॉनेटरी सिस्टम में मनी सप्लाई का मतलब होता है, तो उनका मनी सप्लाई से मतलब इससे होता है, एम इज इक्वल्स टू सी प्लस डी से होता है। इज दैट ओके? हेलो, इज दैट ओके? देर इज अनदर, हाँ यस प्लीज। वो हाँ, क्या, कौन बोल रहे हैं बेटे? अपना नाम बताओ, क्या प्रॉब्लम है? नैन्सी घर को अभी तो एडमिट किया मैंने, उसका आया था। नैन्सी, हैव यू जॉइंड द क्लास? हेलो, इज नैन्सी देयर? ऑल राइट। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो अब हमें देखना है, एक तो ये तो मनी सप्लाई विद द पब्लिक हो गई, ठीक है। अब दूसरा एक कंसेप्ट होता है हाई पावर्ड मनी। पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी को डिफरेंट नेम्स हैं, यानी कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है इसको, और इसके कुछ जनरल नेम्स भी हैं। तो वो जो जनरल नेम्स हैं जो इसके लिए यूज़ किए जाते हैं टू टू डिनोट हाई पावर्ड मनी, the one is the high powered money itself, the another one is called the monetary base, sometimes also known as the base money, sometimes also known as the base money, or sometimes known as the reserve money. Well, it is being represented by H. As the name suggests, it is a high powered money. Why it is called high powered money? Because it is in the direct control of the central bank. कि जो हाई पावर्ड मनी होती है वो सेंट्रल बैंक के डायरेक्ट कंट्रोल में होती है। अब सेंट्रल बैंक के डायरेक्ट कंट्रोल में होती है तो इसका मतलब ये हो गया, और इसमें चेंज करके सेंट्रल बैंक जितना चाहे उतना चेंज कर सकता है किसमें? इकोनॉमी की मनी सप्लाई में, यानी कि मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकता है सेंट्रल बैंक एच में चेंज करके। अब एच कंसिस्ट ऑफ व्हाट? लेट अस सी दैट। H is consist of two components. The one is the currency part, another one is the reserve part. So this is the same thing as this one is currency with the public, currency with the public, currency with the, hold on, currency with the public, यानी कि C जो है, C सेम वही है जो हमने यहाँ देखा कि करेंसी विद द पब्लिक, ये करेंसी विद द पब्लिक है, ठीक है। और ये R जो है, R कहलाते हैं रिजर्व्स, रिजर्व्स विद RBI। RBI हमारी कंट्री में वैसे सेंट्रल बैंक है कि जो भी रिजर्व एक तरीके से सेंट्रल बैंक के पास कमर्शियल बैंक्स अपने रखते हैं, जिनको हम एक नाम से जानते हैं रिक्वायर्ड रिजर्व्स, जो मेरे ख्याल से जब हमने क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि रिक्वायर्ड रिजर्व्स क्या होते हैं और एक्सेस रिजर्व क्या होते हैं। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट। हेलो, ठीक है। तो ये रिजर्व्स होते हैं। तो जो हाई पावर्ड मनी है वो H प्लस C से बनती है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम मनी मल्टीप्लायर हमें ड्राइव करना है। तो मनी मल्टीप्लायर ड्राइव करने से पहले थोड़ा सा मैं कुछ एलेबोरेट करना चाह रहा हूँ कंसेप्चुअली, तो उसको थोड़ा सा देखिए आप। देखो, जो मनी सप्लाई है या मनी क्रिएशन है, या कह लीजिए कि मनी सप्लाई जैसे बढ़ती घटती है, तो उसका बेस क्या होता है? एक्चुअल में बेस में होता है H इज इक्वल्स टू होता है C प्लस T। तो कई बुक्स, जैसे कई जगह बुक्स आपको देखने को मिलेंगी, उनमें ये इस तरह की फिगर दी होती है। अभी मैं ये फिगर को भी बताऊंगा ये क्या मतलब है इसमें। वेल, अब होता क्या है इसमें, ये C पार्ट, सपोज करो ये जो इस पॉइंट से इधर का पार्ट है, ये C को रिप्रेजेंट करता है,
ये सी को रिप्रेजेंट करता है, और इससे इधर का पार्ट है जो ये डी को रिप्रेजेंट करता है, सी प्लस डी। इज दैट ओके? तो ये एच हो गया। अब जो मनी सप्लाई पब्लिक के पास है वो यहाँ एम है, एम, ये इज इक्वल्स टू होता है सी प्लस आर है ये, आई एम सॉरी फॉर दिस, आई डोंट नो, ये मैं गलती से लिख गया, दिस इज सी प्लस आर बेसिकली, this is C plus R. These are the reserves. This portion is the reserve portion, and this portion is the currency portion. You know, this portion is the reserve portion. This portion is the currency portion. All right. तो ये C पार्ट यहाँ पर है, और प्लस ये यहाँ पर D है, ये डिपॉजिट पोर्शन है। लेट मी मार्क इट विद सम डिफरेंट कलर्स। तो करेंसी का पोर्शन तो ये है रेड वन, जो मैंने बताया आपको, यहाँ से यहाँ तक ये रेड वन करेंसी का पोर्शन है, इसको इस तरह से हम कर लेते हैं, ठीक है। और जो ये एक तरीके से देख लीजिए, ये ग्रीन वन है, ग्रीन वन इज़ द रिजर्व पार्ट, एंड दीज रिजर्व्स हैज़ enabled द बैंकिंग सिस्टम टू क्रिएट द डिपॉजिट्स ऑफ दिस मच अमाउंट, यू नो। सो डिपॉजिट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा पोर्शन है, ठीक है। अब होता क्या है, रिजर्व में जो चेंज आएगा, उस रिजर्व में चेंज आने से डिपॉजिट क्रिएशन की, डिपॉजिट को क्रिएट करने की, डिपॉजिट्स को क्रिएट करने की जो कैपेसिटी है बैंक्स की, उस कैपेसिटी में चेंज आता है बैंकिंग सिस्टम की। ये हमने क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस के टाइम पर समझा था, इफ़ यू रिमेंबर। अगर जिसको याद नहीं आ रहा हो तो जो क्रेडिट क्रिएशन का जो मैं वीडियो भेजूंगा, या जो मैंने वीडियोस भेजे हैं अभी कल या परसों में, मैं आपको कुछ वीडियोस भेजूंगा जो रिकॉर्ड की हमने क्लासेस, वो क्लासेस की रिकॉर्डिंग मैं आपको भेजूंगा, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं दोबारा से और उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डिपॉजिट क्रिएशन है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि थोड़े रिजर्व से आप ज़्यादा अमाउंट के डिपॉजिट्स क्रिएट कर सकते हो। रिजर्व में थोड़ा सा चेंज होगा तो डिपॉजिट्स में मल्टीपल टाइम्स चेंज होता है। इसलिए क्या होता है कि जब हमें मनी सप्लाई मेंटेन करनी है, तो ये देखो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि रियलिटी में क्या होता है कि करेंसी का जी भी जो प्रोपोर्शन है, कितनी करेंसी के कितने नोट्स, किस अमाउंट में करेंसी हमारे पास रहेगी पब्लिक के पास, यानी कि करेंसी को मार्केट में कितने करेंसी नोट्स जाएंगे, या कितने रिजर्व्स मेंटेन होंगे, उन सबको हम एज अ प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स मेंटेन करते हैं। उन सबको हम एज अ प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट मेंटेन करते हैं। इस चीज़ को, हमसे मेरा मतलब है बैंकिंग सिस्टम, हमारी इकोनॉमी का बैंकिंग सिस्टम, यानी कि डिपॉजिट के आधार पर ही ये तय किया जाता है कि करेंसी पोर्शन कितना होगा, और डिपॉजिट के आधार पर ही ये तय किया जाता है कि रिजर्व्स कितने हो गए। या इनडायरेक्टली आप दूसरी तरफ से ये भी कह सकते हो, रिजर्व्स में चेंज, जो रिक्वायर्ड रिजर्व में चेंज होता है वो डिपॉजिट को इन्फ्लुएंस करता है, और जो डिपॉजिट का क्वांटम है वो इस बात को डिटरमाइन करता है कि करेंसी कितनी इकोनॉमी में प्रिंट होगी। उसका रीज़न ये है, तो उसका मतलब कि रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है। देखो बेटे, क्या होता है कि जितनी करेंसी, जितने डिपॉजिट्स, जितनी मनी सप्लाई इकोनॉमी में अवेलेबल है, उतनी मनी सप्लाई की ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करने के लिए उतनी ही लिक्विडिटी यानी कि करेंसी नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे, इसको एक थोड़ा एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लीजिए कि आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, कॉलेज में एग्जाम होते थे ना आपके कॉलेज में, स्कूल में एग्जाम दिए हैं आपने, यस और नो? हेलो, प्लीज पार्टिसिपेट, यस और नो? एग्जाम्स आपने दिए ना। अब जब वो एग्जाम्स आप देते हो तो कई बार एग्जाम ऐसा होता है, जैसे स्टैट्स का एग्जाम हो गया, या मान लीजिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्जाम हो गया, या कोई मैथमेटिक्स का एग्जाम है, तो कई बार एग्जाम इस तरह का होता है कि उस एग्जाम में आप जो है आपको लॉग टेबल की ज़रूरत होती है, या किसी टेबल की ज़रूरत होती है जिसमें डिस्काउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो डिस्काउंटिंग फैक्टर वैल्यू या कंपाउंडिंग फैक्टर वैल्यू देखने के लिए आपको एक टेबल चाहिए होती है। कई बार लॉग टेबल चाहिए होती है, कई बार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल चाहिए होती है, डिपेंड करता है आपका एग्जाम कैसा है। चाहिए होती है ना आप लोगों को, हेलो, है ना? तो अब क्या है, उस केस में क्या होता है, सपोज करो आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स एक रूम में बैठे हैं, लेट अस अज्यूम, पहले मैं चलो 2 स्टूडेंट से शुरू करते हैं फिर उसको बढ़ाते हैं। सपोज करो 2 स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है, एक रूम में 2 स्टूडेंट हैं, उनको लॉग टेबल चाहिए, मतलब हर रूम में 2-2 स्टूडेंट्स को बिठा रखा है, तो
तो एक रूम में जो दो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उन दो स्टूडेंट्स को हमने एक लॉग टेबल दे दी, तो पहले एक यूज करेगा, उसके बाद दूसरा यूज कर लेगा। वो कर सकते हैं आसानी से। प्लीज पार्टिसिपेट, है ना। वो आसानी से क्यों कर पाएंगे? क्योंकि जो उनका एक्सचेंज टाइम होगा, उसका जो सर्कुलेशन टाइम होगा दोनों स्टूडेंट्स के बीच में, किसका भला, लॉग टेबल का या जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है या कोई भी टेबल जिसकी जरूरत है, तो वो जो सर्कुलेशन टाइम है वो कम होगा। क्योंकि एक आदमी के पास आया, उसने अपना काम किया, फट से दूसरे को दे दिया, उसने किया दूसरे को दे दिया। यस और नो, ऐसे होगा। हेलो, अब सपोज करो वो लॉग टेबल एक ही है रूम में, पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम बढ़ा रहे हैं, 2 से 3 हो गए, 3 से 4 हो गए, 4 से 5 हो गए। तो जैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे इकोनॉमी में, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे, और अगर वो लॉग टेबल एक ही रही तो हर एक स्टूडेंट के पास वो लॉग टेबल स्मूथली आने का जो टाइम होगा वो बढ़ जाएगा। डू यू एग्री और नॉट? अरे भाई समझ में आ रहा है? सभी लोग बोले, एक ही बच्चा बोले जा रहा है, सभी लोग बोले, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है ना। अब मान लीजिए वो, इसका मतलब ये हो गया जो 30वां स्टूडेंट होगा या 40वां स्टूडेंट होगा या जो 50वां स्टूडेंट होगा, उसको अगर क्वेश्चन करना है तो पहले वो 39 स्टूडेंट से घूम के जाएगी वो टेबल, और फिर वो 40th स्टूडेंट के पास आएगी। और फर्स्ट स्टूडेंट को कहीं बीच में जरूरत पड़ी तो वो 40th स्टूडेंट से घूमकर फिर आएगी, उसे वेट करना पड़ेगा। यानी कि उसको क्वेश्चन टाइमली अपने एग्जाम टाइम में क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? ठीक है ना। तो अब इस केस में क्या होगा कि अगर हम नंबर ऑफ लॉग टेबल्स, जैसे स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं उसी तरह से नंबर ऑफ लॉग टेबल्स भी अगर हम बढ़ा देते हैं रूम में, तो हर बच्चा स्मूथली और सफिशेंटली टाइम में, एक रीजनेबल टाइम में, एक्सचेंज टाइम जो उनका होगा वो रीजनेबल रहेगा, और वो आसानी से हर बच्चा गिवन टाइम पीरियड में अपने पेपर को कंप्लीट कर पाएगा, प्रोवाइडेड उस बच्चे को क्वेश्चन पेपर करना आता है। नहीं आता तो उसका तो खत्म ही हो गया, फिर तो उसकी तो बात ही खत्म है। आगे बात समझ में? ठीक है। ठीक इसी तरह से आप देखिए कि अगर इकोनॉमी में डिपॉजिट्स बढ़ते जा रहे हैं, मनी सप्लाई बढ़ती जा रही है, पर करेंसी नोट्स एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, तो लोगों का वेट टाइम बढ़ जाता है, और जब वेटिंग टाइम बढ़ता है तो उन्हें ट्रांजैक्शंस करने में प्रॉब्लम आती हैं। यानी कि इकोनॉमी में जो ट्रांजैक्शंस होनी है, जो यानी कि हमें एक्सचेंज करना है, उसमें प्रॉब्लम आती है। इसका मैं लाइव एग्जांपल भी आपको दे सकता हूं, कि जो एक तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल दे सकता हूं। जब हमारी कंट्री में डीमोनेटाइजेशन हुआ तो आपने देखा होगा बैंकों के बाहर लंबी लाइनें लग गई। हेलो, तो वो लंबी लाइनें क्यों लगी थी? क्योंकि बैंकों के पास जो करेंसी इन सर्कुलेशन थी, जो करेंसी प्रिंट होकर आ रही थी, वो कम आ रही थी। जितनी लोगों को चाहिए थी वो ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए, उससे कम अमाउंट में करेंसी आ रही थी, इसीलिए तो लंबी लाइन में वेट कर करके ले रहे थे लोग। और उसको भी गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि 2000 से ज्यादा हम करेंसी किसी को नहीं देंगे विड्रॉल करके। यस और नो? हफ्ते या 10 दिन का उन्होंने टाइम लगाया। तो वो क्यों लगाया? तो वो इसी तरह से था कि जो सर्कुलेशन है करेंसी का, वो सर्कुलेशन कम करेंसी थी इन रिलेशन टू द मनी डिमांड, कि जितनी मनी डिमांड थी, जितना लोगों के अकाउंटों में डिपॉजिट्स पड़ा था, उस डिपॉजिट्स की तुलना में जो करेंसी अवेलेबिलिटी, जितनी करेंसी की चाहिए थी उतनी अवेलेबल, उतनी क्वांटिटी में करेंसी अवेलेबल नहीं थी उसके प्रोपोर्शन में। इसलिए क्या था कि ट्रांजैक्शन करते वक्त लोगों को वेट करना पड़ा, बैंकों को लोगों को वेट कराना पड़ा, और बैंकों को लोगों को, क्योंकि बैंकों के पास थी नहीं करेंसी देने को। अब मान लीजिए उनके पास 2-2 हजार के 100 नोट आए, तो 100 लोगों को ही तो दे पाएंगे, बाकी के लोग वेट करेंगे जब तक और नहीं आ जाते हैं। तो इसका मतलब कि करेंसी, अगर जितने डिपॉजिट्स हैं, जितनी डिमांड है, उसके रिलेशन में अगर करेंसी प्रिंट नहीं होती है, तो ये एक तरीके से ट्रांजैक्शंस में, इकोनॉमी की जो फंक्शनिंग है उसमें एक तरीके से बॉटल नेक का काम कर सकती है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसलिए क्या होता है कि जो भी चाहे करेंसी का प्रोपोर्शन डिसाइड करना हो, चाहे रिजर्व का प्रोपोर्शन डिसाइड करना हो, वो किससे होता है? डिपॉजिट्स के बेसिस पर होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल का मतलब है कि चेंज इसमें सबसे ज्यादा होते हैं, डिपॉजिट सबसे ज्यादा बढ़ते या घटते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ते या घटते हैं। उसी प्रोपोर्शन में फिर रिजर्व भी बढ़ते घटते हैं, और इसी प्रोपोर्शन में फिर करेंसी की भी जरूरत होती है। तो इसलिए हर चीज का जो
रेशो होगा वो हम कर डिपॉजिट्स के फॉर्म में ही लेंगे, एज अ प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स ही हम डिसाइड करते हैं कि अगर इतने डिपॉजिट्स हैं तो कितने परसेंट करेंसी नोट्स चाहिए, करेंसी होनी चाहिए, इतने डिपॉजिट्स हैं तो कितनी करेंसी, कितने रिजर्व होनी चाहिए। इज दैट ओके विद यू ऑल? क्या इतनी बात समझ में आई है? हेलो, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक कह रहा हूं कि जो सेंट्रल बैंक या जो कमर्शियल बैंक्स हैं या जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें एक कंसेप्ट होता है करेंसी टू डिपॉजिट रेशो। करेंसी टू डिपॉजिट रेशो कि जो मेरे पास टोटल डिपॉजिट्स हैं उसको किस रेशो में मुझे करेंसी रखनी है, कितना प्रोपोर्शन मेरे पास करेंसी होनी चाहिए। सपोज करो करेंसी टू डिपॉजिट रेशो को मैं CR से डिनोट कर रहा हूँ, तो CR इज इक्वल्स टू होता है CR इज इक्वल्स टू होता है C डिवाइडेड बाय D, कि जितनी करेंसी है डिवाइडेड बाय जितने डिपॉजिट्स हैं उनका ये रेशो फिक्स कर लेता है बैंकिंग सिस्टम, और इस रेशो को वो फिर मेंटेन करता है कि भाई इस प्रोपोर्शन में जैसे डिपॉजिट बढ़ेंगे तो वो परसेंटेज फिक्स हो जाएगा, तो वो फिक्स परसेंटेज से ही उसे उतनी प्रोपोर्शन में करेंसी बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हो कि टोटल करेंसी रिक्वायर्ड इन द इकोनॉमी इज इक्वल्स टू CR, ये स्मॉल c है, ये स्मॉल c है, ये कैपिटल C है, CR इंटू में D। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, हेलो हेलो, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कि जितनी टोटल करेंसी की रिक्वायरमेंट है उस करेंसी की रिक्वायरमेंट को जानने के लिए अगर मैं CR यानी कि करेंसी टू डिपॉजिट रेशो जो है उसको मल्टीप्लाई कर दूं टोटल डिपॉजिट से, तो पता मुझे चल जाएगा कि कितनी करेंसी की रिक्वायरमेंट है इकोनॉमी में, या टोटल इकोनॉमी में कितनी करेंसी सर्कुलेशन में है। इज दैट ओके? हेलो, इज दैट ओके? अब आती है दूसरी बात। इसी तरीके से अब हमें क्या देखना है कि आप लोग देखिए, एक आपने पढ़े हैं रिजर्व्स, अब रिजर्व्स की बारी है। अब रिजर्व्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिक्वायर्ड रिजर्व्स और दूसरी तरह के दूसरी तरह के जो रिजर्व्स होते हैं वो कहलाते हैं एक्सेस रिजर्व्स। एक होते हैं रिक्वायर्ड रिजर्व्स और एक होते हैं एक्सेस रिजर्व्स। रिक्वायर्ड रिजर्व को हम RR से डिनोट करते हैं, कैपिटल RR से सॉरी, और एक्सेस रिजर्व को हम ER से डिनोट करते हैं, कैपिटल ER से। अब क्या है कि कितने रिक्वायर्ड रिजर्व होंगे और कितने एक्सेस रिजर्व होंगे वो भी एज अ प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स ही हम कंसीडर करते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम दो तरह की रेशोज कैलकुलेट करते हैं। एक कहलाती है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, एक क्या कहलाती है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। एक मिनट ठहरो, समवन हैज जॉइंड आई थिंक। ये पलक कांत, आप ये लेट क्यों आए बेटे, इतना लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हो? ट्राई टू बी इन टाइम। तो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, रिक्वायर्ड रिजर्व, ये रिक्वायर्ड रिजर्व्स हैं, ये रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो है। रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो को मैं RR ऊपर D सुपरस्क्रिप्ट कर देता हूं, ये रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो आउट ऑफ डिपॉजिट्स। तो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो को मैं RR से डिनोट करता हूं। तो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो क्या होगी कि जितने भी रिक्वायर्ड रिजर्व्स हैं उनको डिवाइड कर दो उनको डिवाइड कर दो डिपॉजिट से। यानी कि अगर मुझे ये पता करना है कि टोटल रिक्वायर्ड रिजर्व का अमाउंट कितना इकोनॉमी में रहेगा, तो मैं RRD को इंटू कर दूंगा कैपिटल D से। तो ये एक तरीके से मेरे पास अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड रिजर्व हो गया, ये आ गया अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड रिजर्व्स, ये अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड रिजर्व हो गया, और ये एक तरीके से रेशो या प्रोपोर्शन ऑफ रिक्वायर्ड रिजर्व्स हो गया, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो हो गई। इज दैट ओके? इसमें किसी को कोई डाउट है? हेलो, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद आता है एक्सेस रिजर्व रेशियो। एक्सेस रिजर्व रेशियो को मैं स्मॉल ERD से कर देता हूं कि एक्सेस रिजर्व रेशियो आउट ऑफ डिपॉजिट्स। तो एक्सेस रिजर्व रेशियो को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूंगा, एक्सेस रिजर्व रेशियो इज इक्वल्स टू है एक्सेस रिजर्व्स अपॉन में डिपॉजिट्स। तो इसी तरह से सिमिलरली मैं निकाल लूँगा कि कितने एक्सेस रिजर्व की ज़रूरत है, तो ERD इंटू में D। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ERD इंटू में D, ERD इंटू में D। तो एक तरीके से क्या हो गया ये, एक तरीके से हमारे पास ये आ गया कि भाई ये एक्सेस रिजर्व हो गए, कि ये अमाउंट ऑफ एक्सेस रिजर्व हो गया, ये हो गया अमाउंट ऑफ एक्सेस रिजर्व्स। और ये रेशो या प्रोपोर्शन ऑफ एक्सेस रिजर्व डिसाइड करता है ये जो यहां पर है ये, सॉरी ये, ठीक है। बाय दिस लॉजिक अगर मैं टोटल रिजर्व्स देखता हूं तो टोटल रिजर्व इज इक्वल्स टू होता है रिक्वायर्ड रिजर्व्स प्लस एक्सेस रिजर्व्स। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि रिक्वायर्ड रिजर्व इज इक्वल्स टू है, ये किसके बराबर है, ये इन भाई साहब के बराबर है, ये रहा, लेट मी चेंज द कलर पेन, ये इस भाई साहब के बराबर है। तो मैंने लिख दिया RRD इंटू में D प्लस ये ER किसके बराबर है, ये इसके इक्वल टू है, this is equal to this one, so I can write it over here ERD into में D, or this equals D is the common, then RRD plus ERD into में D, or you can summarize this as RRD plus ERD equals R upon D, reserves upon deposit, yes or no? तो ये रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो हो गई। तो इसको अगर मैं लेट कर लूँ किसी तरीके से कि मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लेट कर लेता हूँ कि दिस इज नथिंग बट R, दिस इज नथिंग बट सिंपली R, यू नो, या लेट मी एज्यूम इट एज Z, यू नो, R से कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग, लेट मी एज्यूम इट एज स्मॉल Z, यू नो। So let small z represents RRD plus ERD. So small z is nothing but reserve ratio, reserve to deposit ratio, reserve to deposit ratio, or you can say this is the reserve to deposit ratio. ये reserve to deposit ratio है, रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो है, डिपॉजिट रेशो है। इज दैट ओके? हेलो, इज दैट ओके? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी तरह का? हेलो, मैं कह रहा हूं इसमें किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? क्या इतना जितना अब तक जो मैंने बताया इससे रिलेटेड किसी ने कोई सवाल पूछना तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यस, हाँ बोलो। हु आर यू? एक मिनट, हु आर यू? सौरभ वॉटित, हाँ सौरभ प्लीज स्पीक। हाँ, इसी रेशो के हिसाब से सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। ये मैंने बताया ना, डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, जितना भी आपका अकाउंट में पैसा पड़ा है उसके हिसाब से, जो लिक्विफाइड किया जा सकता है, जिसको आप अपनी चेकबुक के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि चेकबुक ATM के, हाँ, ऑल ओवर बैंकिंग, एंटायर बैंकिंग सिस्टम में जितने टोटल डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। मतलब ये तो एक जनरल, अब इसको ध्यान से समझ लो, कोई नहीं क्वेश्चन पूछा तो मैं इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर लेता हूं। ये बेटे ये जनरल मॉडल है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये मनी क्रिएशन का या मनी मल्टीप्लायर का, ये जनरल मॉडल है, ठीक है। जनरल मॉडल से मतलब है दिस इज द बेस फॉर एवरी इकोनॉमी, ऑलराइट।
Now the every economy may have different components in this. ये तो सब में करेंसी और कॉइन्स ही रहेंगे, ठीक है ना. यहां पर क्या होता है कि इसमें क्या होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं इसके. जैसे कोई कंट्री होगी इसमें सिर्फ सेविंग अकाउंट का पैसा इंक्लूड करेगी, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी इसमें ना, कि जैसे इंडिया में है तो इंडिया के केस में मनी मल्टीप्लायर कैसे कैलकुलेट होता है, कि जो इंडिया के केस में एम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे. वो मेजर्स मॉनेटरी मेजर्स होते हैं, उसके बाद फिर हम उसको आगे देखेंगे, ठीक है. ये एक तरीके का हम जनरल मॉडल देख रहे हैं. अब जैसे यहाँ पर सिर्फ लिखा है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद द बैंक्स. अब कौन कौन से डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट कंसीडर करती है बैंक, वो हमें देखना है अभी. भाई हमारी कंट्री में कौन कौन से बैंक में जो पैसा अलग अलग फॉर्म में होता है ना, कुछ लोगों ने फिक्स डिपॉजिट भी करा रखा होता है ना, कुछ लोगों ने सेविंग बैंक अकाउंट में डाला होता है पैसा, कुछ लोगों ने करंट अकाउंट में डाला होता है. मतलब डिफरेंट फॉर्म्स में पैसा रखा हमारा तो बैंक के पास हमारी इकोनॉमी में. तो उसमें से कौन कौन से डिपॉजिट्स को डिमांड डिपॉजिट कंसीडर किया जाता है, दैट वी आर सपोज टू डिस्कस फर्दर. वो हम आगे पढ़ेंगे. अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये एक तरीके का जनरल मॉडल है कि मोटे मोटे तौर पर ये काम होता है, पर ये जो कंपोनेंट है इनके ये बदल सकते हैं, कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकते हैं, ठीक है. समझ में आ गई बात? आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. तो मैं क्या बता रहा था, यस. तो हम ये कर रहे थे कि ये हो गया एक तरीके से रिजर्व डिपॉजिट रेशो. तो ये रिजर्व डिपॉजिट रेशो हो गया. तो अब हमारे पास एक तरीके से सभी रेशोज हैं. अब हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है ये हम लिख लेता हूँ मैं, ताकि दोबारा से मुझे स्क्रॉल अप ना करना पड़े, इसलिए मैं लिख लेता हूँ. एक तो मुझे मालूम है क्या चीज़, कि we all knows that m equals nothing but c plus d. This is what we knows already. One thing is this. Another thing is h equals c plus r. This we all knows. All right. Now the next thing what we know is that cr equals c upon में d. cr equals c upon में d. और सिमिलरली C equals CR into में D. And we knows that what do we call it, ERD is equals to ER upon में D. or you can simply say that ER equals ERD into में D. Similarly RRD equals RR upon में D, और RR equals, that means required reserves equals required reserve ratio into में deposits. And lastly from this only we know that ERD plus RRD summation of this equals R upon में D, or reserves in the economy equals RRD plus ERD into में D. This is the information with us. This is the information with us so far. कि अब तक जो भी हमने डिस्कस किया है उसके हिसाब से हम लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. अब इनसे हम डिफरेंट मल्टीप्लायर्स को कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहला जो मल्टीप्लायर है उसको हम बोलते हैं द कंप्लीट डिपॉजिट मल्टीप्लायर. द कंप्लीट डिपॉजिट मल्टीप्लायर. अब कंप्लीट डिपॉजिट मल्टीप्लायर हमें क्या बताएगा? दिस विल टेल अस हाउ मच आर द टोटल डिपॉजिट्स इन द बैंकिंग सिस्टम. कि पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें टोटल डिपॉजिट्स का अमाउंट क्या होगा और किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, कैसे चेंज होगा. दिस कैन बी एस्टिमेटेड और दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विद द कंप्लीट डिपॉजिट मल्टीप्लायर. लेट अस सी दैट in regard to monetary base. What is this? This is monetary base. This is monetary base.
कि मॉनेटरी बेस में चेंज होने से इकोनॉमी के डिपॉजिट्स में कितना चेंज होगा. रिकॉल दैट फिगर वी हैव मेड. Recall that figure we have made, that the deposits are supposed to change with respect to change in reserves. Yes or no? And M equals C plus D. तो जो डिपॉजिट्स होंगे वो रिजर्व्स में चेंज होने के साथ चेंज करेंगे. तो अब हमें, इसलिए हमें जो भी चीज को कैलकुलेट करना है कि करेंसी में कितना चेंज होगा, इसमें कितना चेंज होगा, वो सारा हम हाई पावर्ड मनी के बेसिस पर ही चेंज करेंगे. तो ये देखिए, क्योंकि मॉनेटरी बेस जो होता है ये इनडायरेक्ट कंट्रोल, इनडायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कंट्रोल, लेट मी राइट इट क्लियरली. बेस क्यों नहीं आ रहा? इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है. तो सेंट्रल बैंक के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है, तो इसका मतलब सेंट्रल बैंक इनमें चेंज करेगा और इकोनॉमी में ये इसमें चेंज आ जाएगा. तो अब हम ये देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक ने अगर एच में कोई चेंज किया है, तो एच में चेंज करने से डी में कितना चेंज आ रहा है. फिर हम मेजर करेंगे एच में चेंज करने से सी में कितना चेंज आएगा. फिर हम मेजर करेंगे एच में कितना चेंज होने से एम में कितना चेंज आएगा. ठीक है. तो इसी तरीके से जब हम देखना, तो वी नो दैट कंप्लीट डिपॉजिट मल्टीप्लायर के लिए हम लिखेंगे वी नो दैट एच इक्वल्स सी प्लस डी. ऑल राइट. और एच इक्वल्स, what about C? We can substitute this in place of C. So we will write CR into में D plus we will substitute what do we call, oh sorry, again I have committed the mistake. This is not D, this is R, you know. This is not D, this is R. Reserves. Sorry, ये मैंने गलती से लिख दिया. This is not D, this is R. So now we know that R equals this one. So this can be written as RRD plus ERD into में D, और H equals, D is common, so H equals CR plus what do we call it, RRD plus ERD into में D, और this can be written as, we can write it like this कि D equals 1 upon CR plus RRD plus ERD into में H. Now look, what is this? This is known as complete deposit multiplier. Complete deposit multiplier. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि D अपॉन में H इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में CR प्लस RRD प्लस ERD. तो अब इसको लिख लीजिए कंप्लीट डिपॉजिट मल्टीप्लायर. ये एक ही बात है. ठीक है. ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है. यानी कि जब हमें डिपॉजिट मल्टीप्लायर निकालना है तो डिपॉजिट का रेशो ले लेंगे हाई पावर्ड मनी के साथ या मॉनेटरी बेस के साथ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब हमें क्या करना है, डिपॉजिट मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है, तो हम डिपॉजिट्स के साथ रेशो ले लेंगे हाई पावर्ड मनी का. तो डिपॉजिट के साथ हाई पावर्ड मनी का रेशो ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर, ये बच जाएगा. ठीक है ना. इसको ये करके देख लीजिए दाएं बाएं. अब ये तो हो गया एक तरीके से, इस तरीके से कि भाई टोटल डिपॉजिट्स. अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं. ठीक है भाई. सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं करेंसी टू डिपॉजिट रेशो है 0.20. लेट अस अज्यूम दिस that the currency to deposit ratio is 0.20 and what do we call it, the excess required reserve ratio is, let us assume 0.25, and what do you call it, the excess reserve ratio is 0.75.
0.05, लेट अस अज्यूम दिस। अब ये हमने एक तरीके से अज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब इसके बेसिस पर हमें कैलकुलेट करना है, ये है। और सपोज करो जो मॉनेटरी बेस है इकोनॉमी में, या तो एच लिखा होगा, बुक्स में कई बार एमबी भी लिखा होता है, एच नहीं लिखा होगा, बुक में कई बार लिखा होगा एमबी, तो उसका मतलब वो मॉनेटरी बेस या हाई पावर्ड मनी से ही होता है। इज दैट ओके? हेलो बेटे, समझ में आ रहा है? तो वो यही होता है, ठीक है। अब मान लीजिए एच की वैल्यू जो है वो दे रखी है, लेट अस अज्यूम 2 लाख रुपीज कि मॉनेटरी बेस जो है वो 2 लाख रुपए का है, सीआरआर इतना है, ये इतना, ये इतना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स इन द इकोनॉमी, व्हाट इज द total amount of deposits. Now to answer this question, what we can do, we can simply apply this formula. If we know that the total amount of deposits is equals to 1 upon May CRR plus this, so CR is 0.20 plus RRD is 0.25 plus ERD is 0.005. Now this in multiplication with what is the value of H, we have 2 lakh rupees, we'll write 2 lakh in place of this. Now please do calculate this and tell me the answer, hurry up everyone. So this will comes out to 0.50 into में 2 lakh, और D is equals to 2 into में 2 lakh. So what that will comes out to be, इसको इक्वल्स टू कर दूं तो ये 4 लाख हो गया एक तरीके से। तो इसका मतलब हो गया टोटल डिपॉजिट्स कितने होंगे, 4 लाख के होंगे। इज दैट ओके? तो इसमें कंप्लीट डिपॉजिट मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। अगर मान लो एक क्वेश्चन और होता, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्लीट डिपॉजिट मल्टीप्लायर, या सिर्फ डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी लिखा होता, कंप्लीट डिपॉजिट मल्टीप्लायर। अगर ये क्वेश्चन भी होता तो उसका आंसर हमारा क्या होता है, द आंसर इज 2, कि जो इसकी वैल्यू आ रही है इस पोर्शन की सिर्फ, यानी कि ये जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है इस पोर्शन से जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू हम लिख देंगे 2, तो वो हमारी होगी कंप्लीट डिपॉजिट मल्टीप्लायर की वैल्यू। इज दैट ओके? हेलो, ठीक है बेटे, सभी को समझ आया ये? हेलो, अरे भाई आप लोग क्लास में हो भी या सिर्फ ये ज्वाइन करके दाएं बाएं घूमने चले गए हो? हाँ जी, सभी लोग यस और नो बोलो एक बार, लेट मी हियर एवरीवन्स वॉइस। हाँ ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, इनफ यस सर। सो तो इसका मतलब हो गया कि ये एक तरीके से हमने इन 2 क्वेश्चंस को आंसर कर दिया। अब देखो इसी क्वेश्चन को और कैसे चेंज कर सकता है। सपोज करो क्वेश्चन पूछता है आपसे, सपोज करो क्वेश्चन पूछता है, इफ द मॉनेटरी बेस increases by rupees 50,000, then total deposits will change by how much? Yeah, how much is the change in the total deposits? This way also you can write it, that is the question. You may write in either ways, you can write it. Now the answer to this question is how to answer this question. There are 2 ways to answer this question. सबसे पहला एक तरीका तो ये है बेटे कि आप क्या करोगे कि उसकी लैंग्वेज पढ़ोगे क्वेश्चन की। वो कहता है 50,000 रुपए से हमारा मॉनेटरी बेस बढ़ गया है, तो यानी कि जो मॉनेटरी बेस पहले 2 लाख था वो 2.5 लाख हो जाएगा, 2,50,000 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो,
ठीक है, 2,50,000 हो जाएगा। तो आप यहाँ 2,50,000 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल डिपॉजिट्स आ जाएंगे। उस डी की वैल्यू दोबारा आ जाएगी, उस डी की वैल्यू में से पहले वाले डी को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा चेंज का। एक दूसरा तरीका और है, सिंपली डायरेक्ट, क्या कि हम जानते हैं, वी नो दैट डी इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय सी आर प्लस आर आर डी प्लस ई आर डी इंटू में एच। तो अब जो मॉनेटरी बेस बढ़ रहा है, तो देयरफॉर चेंज इन मॉनेटरी बेस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में सी आर प्लस आर आर डी प्लस ई आर डी, यही हो गया ना। और चेंज इन मॉनेटरी बेस कैन बी रिटन एज दिस, सी आर प्लस आर आर डी प्लस ई आर डी इंटू में डेल्टा एच। यस और नो? तो अब आपको ये फॉर्मूला जो होगा, ये फॉर्मूला आपको सीधा चेंज बता देगा। यानी कि देखो सेम वही फॉर्मूला था, बस उसको चेंज की फॉर्म में भी, क्योंकि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो डी को विद रिस्पेक्ट टू एच, तो यही तो वैल्यू आएगी हमारे पास। यस और नो? हेलो? तो अब आप इससे सीधा निकाल सकते हो 2 इंटू में मॉनेटरी बेस में कितना चेंज हुआ, 50,000 रुपए का। तो 50,000 रुपये यहाँ लिख देंगे, 50,000 इंटू में 2 कितना आ गया, सीधा 1 लाख आ गया। यानी कि जो चेंज इन डिपॉजिट्स आएगा, चेंज इन टोटल डिपॉजिट्स 1 लाख रुपए का आएगा। इसको आप अदरवाइज भी कैलकुलेट कर सकते हो। चेंज इन डिपॉजिट 1 लाख हो जाएगा और टोटल डिपॉजिट कितने हो जाएंगे, अब टोटल डिपॉजिट कितने हो जाएंगे कि जो 5 लाख हो जाएंगे, कि जितने पहले थे उसमें आप 1 लाख और जोड़ दीजिए। तो पहले 4 लाख थे, है ना, प्लस 1 लाख ये जोड़ दीजिए, तो आपके पास 5 लाख आ गया। ये आंसर आ गया टोटल डी की वैल्यू, न्यू डी, न्यू। ठीक है, क्या ये इतनी बात समझ में आई है आप लोगों को? अब ऐसे ही इसको दाएं बाएं कर सकते हो आप। अरे भाई, क्या ये दोनों तीनों चीजें समझ में आई है आप लोगों को? हेलो? किसी ने इससे रिलेटेड कोई सवाल, कोई डाउट पूछना हो तो पूछ सकता है। शैल वी प्रोसीड नाउ? ठीक है, तो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे और क्या करेंगे। ठीक है, ये देखो, सिंपल सी बात है। अब हम देखेंगे करेंसी टू डिपॉजिट मल्टीप्लायर, द कंप्लीट करेंसी मल्टीप्लायर। अब कंसेप्ट है, जैसे डिपॉजिट का मल्टीप्लायर था, ऐसे करेंसी का मल्टीप्लायर भी हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम करेंगे कंप्लीट व्हाट डू यू कॉल इट, करेंसी मल्टीप्लायर। तो एक तरीके से अगर हम देखें, कंप्लीट करेंसी मल्टीप्लायर क्या होगा कि ये हमें बताएगा कि विद द गिवन मॉनेटरी बेस और द हाई पावर्ड मनी, हाउ मच विल बी द टोटल करेंसी इन द इकोनॉमी। यस और नो? हाउ मच टोटल करेंसी इन द इकोनॉमी इज रिक्वायर्ड, or how much money is in the form of currency in the entire economy. So what we can do is, hold on, what we can do is we can do this. Look, we all knows that C equals CR into में D. Yes or no? Please participate. We know that C equals CR into में D, and D equals what, 1 upon में CR plus RRD plus ERD into में H. Yes or no? Sorry.
let us mark it as equation 1 and this is at equation 2. Now substituting second into first, we get C equals CR into में 1 divided by CR plus RRD plus ERD into में H, और C equals CR divided by CR plus RRD plus ERD into में H. तो अब बेटे ये क्या आ गया हमारे पास, ये जो यहाँ पर ये आया है इसको हम बोलते हैं कंप्लीट करेंसी मल्टीप्लायर, या सिर्फ करेंसी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, कंप्लीट करेंसी मल्टीप्लायर, या इसको करेंसी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। इसको आप उस तरह से भी लिख सकते हैं कि C अपॉन में H इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, CR अपॉन में CR प्लस RRD प्लस ERD, या सुनो, तो ये और ये एक ही बात है ना, इसका और इसका, तो एक कंप्लीट करेंसी मल्टीप्लायर हो गया। अब हमारे पास क्या था, अब हमें C की वैल्यू लिखनी है, तो टोटल करेंसी डिपॉजिट्स की करेंसी की फॉर्म में कितने हैं, टोटल डिपॉजिट्स, टोटल करेंसी डिपॉजिट्स कितनी है, तो ये इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या क्या वैल्यू ली थी हमने, एक बार देखना ज़रा, आपके पास लिखी होंगी, CR इज इक्वल्स टू 0.20 आई थिंक, RRD is equals to 0.25 and I think if I'm not wrong ERD was something like 0.05, यही थी वैल्यूज, कंफर्म कीजिए यस और नो। और जो H या मॉनेटरी बेस था दैट वाज 1 लाख रुपीस और समथिंग एल्स, या 2 लाख था, 2 लाख रुपए था, है ना, 2 लाख रुपीस था, ये 2 lakh rupees was the H or you can say the monetary base. Now you can calculate the currency available in the economy. So C would be, अब ये तो कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए और get me the answer please. Hurry up everyone. Everyone get me the answer. Hold on, Basha, hold on. Now what is the complete currency multiplier? What is the value? इसको यहाँ से कैंसिल करो, ये यहाँ से कैंसिल करो, तो क्या वैल्यू आएगी, C की वैल्यू, ओ सॉरी CR की वैल्यू 0.4 आ जाएगी क्या, हैं भाई, 2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 आ गया ना, 0.4 आ गया, इंटू में 2 लाख, हैं क्या कह रहे हो, तो C कितना आ जाएगा, इसका 40% निकालो, कितना आ गया, 80,000 इज द आंसर। ये करेंसी होगी टोटल अवेलेबल इन द इकोनॉमी, ठीक है। अब कंप्लीट करेंसी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी, 0.4, दैट इज द आंसर फॉर कंप्लीट करेंसी मल्टीप्लायर। ऐसे ही इसको अगर हमें चेंज नापना है कि हमने कितने से चेंज किया था मॉनेटरी बेस ऊपर, हेलो, 1 लाख रुपए से मॉनेटरी बेस कितने से चेंज किया था, 50,000 से, हमने क्या लिखा था, इंक्रीज कितना हुआ, 50,000, लेट मी चेक इट, इसको कंफर्म कर लेते हैं कहीं ऐसा ना हम गड़बड़ कर दे कैलकुलेशन में, हाँ 50,000 हमने लिया एग्जाम्पल की तरह, तो उसी को ले लेते हैं फिर से कि चेंज इन H जो है और कह लो चेंज इन मॉनेटरी बेस जो है वो ₹50,000 से है, ठीक है। तो चेंज निकालना है तो सीधा है फॉर्मूला हमारे पास कि C इज इक्वल्स टू है CR अपॉन में CR प्लस RRD प्लस ERD इंटू में H, और डेल्टा C अपॉन डेल्टा H इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा।
ठीक है। और चेंज इन करेंसी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सी आर अपॉन में सी आर प्लस आर आर डी प्लस ई आर डी इंटू में डेल्टा एच, यस और नो। अब सिंपल पुट कर दीजिए, तो चेंज इन करेंसी कितना हो जाएगा, ये 0.4 है ये तो, इंटू में 50,000 कितना हो गया ये, 50,000 का 40% कितना होगा, 20,000। हेलो 20,000, तो करेंसी में 20,000 का चेंज आएगा। तो टोटल करेंसी अब कितनी हो जाएगी इकोनॉमी, पहले कितनी थी 80,000 हैं, ऊपर हमारी 80,000 आई थी ना, प्लस 20,000 और ऐड कर दो उसमें, तो ये 1 लाख रुपीज़ करेंसी, टोटल करेंसी अब अवेलेबल हो जाएगी। अगर चेंज पूछेगा तो सिर्फ 20,000 का, ठीक है, टोटल पूछेगा तो 1 लाख हो जाएगी अब, ठीक है जी। इज दैट ओके? कोई क्वेश्चन, कोई सवाल पूछना है किसी ने? हेलो, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल पूछना है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आई मस्ट ऐड ऑन द पेजेस एज वी आर ऑन द 24th पेज ओनली, so let me add few pages first, then we proceed. So we have completed two things, complete deposit multiplier and complete currency multiplier. All right, and we have also seen the what do we call it, the numerical calculations of the same. Now we will proceed further. Now comes the money multiplier. Now the next topic is money multiplier. Now I proceed with the money multiplier. See, money multiplier. Money multiplier. Money multiplier. Money multiplier is now we are supposed to calculate money multiplier. Now we know that M equals C plus D, and we know what does C represents and what does D represents. So as D equals 1 upon में CR plus RRD plus ERD into में H, and C equals CR divided by CR plus RRD plus ERD into में H. Therefore M equals CR upon में CR plus RRD into में ERD into में H plus, we will replace D with this, so this would be equal to 1 divided by CR plus RRD plus ERD into में H, or let's move to the next page, or this can be written as M equals H को if we will take the common, if we will take the H as common, then we will have CR plus 1 divided by CR plus RRD plus ERD into में H. So what is this now? This is nothing but money multiplier. You can say complete money multiplier. Complete money multiplier. And same can be written as M upon H equals CR plus 1 divided by CR plus RD plus ERD. So this is the complete money multiplier. अब ये हमारा complete money multiplier हो गया।
इसी के रिलेटेड अब हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सेम हमें मालूम था कि सी आर कितना हमारा 0.20 है, आर आर डी कितना हमारा 0.25 आई थिंक, और ई आर डी कितना हमारा है 0.05 आई थिंक, एंड एच वैल्यू वॉज हाउ मच 2 lakh. नाउ गेट मी द आंसर. हाउ मच वुड बी द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी? प्लीज टेल मी द आंसर. M equals what? And what is the value of money multiplier? Tell me, what is the value of money multiplier? Hurry up. So M will be equal to 0.20 plus 1 divided by 0.2020 plus 0.25 plus 0.05. Hold on. Tell me the answer. What is the value of money multiplier? इस पोर्शन, अरे भैया वो तो मनी सप्लाई होगी, 2.4 है, तो M इज इक्वल्स टू हो गया 2.4 इंटू में 2 lakhs. यस और नो? तो दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच? क्या बोल रहे थे आप? 4,40,000. 4,80,000. So this is your answer. This is your money supply. अब इसको आप दूसरी तरह से भी निकाल सकते हो कि जब ये वैल्यू थी तो D की वैल्यू क्या थी? 4 lakh. ठीक है ना? और C की वैल्यू कितनी थी? 80,000. ये हमने अभी पीछे किया क्वेश्चन में. तो M इज इक्वल्स टू क्या होता है? C प्लस D. तो 4 lakh plus 80,000. So this will comes out to be how much? 4,80,000. This is your answer. This is your answer. तो आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हो, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे भी. सिमिलरली चेंज इन M will be equal to what? CR plus 1 upon में CR plus RRD plus ERD इंटू में चेंज इन H. तो आप कितना चेंज हमने लिया था? 50,000 का. तो चेंज इन मनी सप्लाई कितना आ जाएगा? ये था 2.4 है ये, इंटू में कितना लिया था? ये 50,000 लिया था हमने, कुछ और लिया था? प्लीज हेलो. हाँ तो कितना, हाँ तो ये कितना बना बताओ जरा, मल्टीप्लाई करके कितना बना ये? 1,20,000. 1,20,000 is the change in money. So you can also calculate change in money is equals to change in currency plus change in deposits. What was the change in currency? 20,000. अभी ऊपर कैलकुलेट किया था. चेंज इन डिपॉजिट्स कितना था? 1 lakh. तो ये कितना आ गया? 1,20,000. तो you can calculate either ways, either this way or that way. If you are conceptually clear, you will be able to solve the question. हेलो बेटे, जो ये सब कराया समझ में आया आप लोगों को? जो कराया ये समझ में आया? तो आज इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही हम करेंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.